मैं शायद या तो सुसाइड कमिट कर लेता था या फिर मैं सीए छोड़ देता था, 2 में से एक चीज़। वो बॉस ने मुझे इस लेवल तक मेंटल टॉर्चर किया था। आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड यार। एक रिग्रेट है कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है प्रपोज़ल्स नहीं थे, ऑफ़र्स तो बहुत सारे थे। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। और तब तक सोते रहो, जब तक घरवालों को महसूस ना हो कि ये एक लाश बन गया, 4 आदमी उठाने नहीं आ गए ना, जब तक सोते रहो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड शुभम एंड आल्सो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो यार फाइनली थर्ड एपिसोड आ चुका है इस सीरीज़ का। और उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपके बारे में से 4 लाइन कहना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखी है। ये वो हैं जो हर फील्ड में करते हैं कमाल, हर स्टूडेंट देता सिर्फ इनकी मिसाल, आज उन्हीं से करेंगे कुछ चटपटे सवाल, जो है हमारे सबके फेवरेट सी अंजुल अग्रवाल। सो थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पे आने के लिए। That's really amazing, and I am really very mesmerized, a small, tiny boy sitting in front of me, grooming himself as a YouTuber, आप लोग तो सिर्फ वो देख रहे हो जो आपको यहाँ ट्रिम करके दिखाया जा रहा है, बट मैं तो वो भी देख रहा हूँ जो बिहाइंड द सीन्स है। सो वो तो है कीप सर। कीप द ग्रेट वर्क गोइंग शुभम यार, दिस इज रियली नाइस। पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड आई डोंट नो आपको ये पता है कि नहीं कि आई डू सपोर्ट लॉट ऑफ टैलेंट। बहुत सारे जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे यश पहाड़िया है या फिर मेरे बाकी के स्टूडेंट है देव शाह, या मेरे स्टूडेंट नहीं भी है, बट अगर कोई नया टैलेंट है, कुछ करना चाहता है, तो मैं उनको रियली अपने तरफ से पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। इट्स रियली सो नाइस टू सी यू ग्रूमिंग लाइक अमेजिंग। तो मैं बता दूं, ये सीए भी हैं, ये सीएस भी हैं, ये टीचर हैं बाय पैशन, ये ही इज़ नंबर 1 एजुकेटर फॉर सीए, एंड ये यूट्यूबर भी हैं, ये जो स्टॉक में भी फीचर हो चुके हैं, ये सिंगिंग भी करते हैं जो जो कि इनकी हॉबी है, एंड ये व्लॉगिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सर सबसे पहले सर ये बताओ, आप ये सब मैनेज कैसे करते हो सर? सर अपने दिन को प्लान कैसे करते हो सर? आप पहले ये बताओ अपने व्यूअर्स को। सो दिस थिंग आई स्टार्टेड लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। चाइल्डहुड में मैंने स्टार्ट कर दिया था। आई रेड समवेयर, ठीक है, कहीं पढ़ा था मैंने, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज 24 आवर्स एंड द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन आल्सो हैज 24 आवर्स। मैंने इतना लाइन कहीं तो पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे। आई थिंक आई वाज इन स्टैंडर्ड 7th और 8th। फिर इस लाइन से ना मैंने आगे एक लाइन और बनाई, अपनी जिंदगी से सीखे, दैट सक्सेस डजंट लाइज इन द नंबर ऑफ आवर्स, but success lies in how you utilize your number of hours. So back to 7th or 8th standard, I was not at all a good study type of student. मुझे बिल्कुल पढ़ाई पसंद नहीं थी, but still one thing I was very good at is making timetable. फॉलो हो नहीं हो वो बात की बात है, बट टाइम टेबल्स मैं बनाता था, एंड आई यूज्ड टू डू सेम थिंग नाउ। सो एवरी पार्ट ऑफ माय वीक, माय मंथ एंड माय डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द वेरियस एक्टिविटीज। तो जो भी चीजें मुझे करनी है उसमें डिवाइडेड होता है। बट इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे अभी आप भी हैं, आप स्टडीज भी कर रहे हैं और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ये चैनल भी चला रहे हैं। मैं अपने सारे स्टूडेंट से एक चीज कहता हूँ, कर्म सर्वोपरि। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हूँ, ये सब बात की बात है, सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ। सो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट काफी बार जब मैं कहीं ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं कहीं से भी क्लास ले लेता हूँ। आई टुक क्लास फ्रॉम एयरपोर्ट, मैंने कार में से क्लास ली है, हर जगह से लिए, क्योंकि कर्म सर्वोपरि। सो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं ना, एक सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके अंदर एक टर्म पढ़ते हैं SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक एक कंपनी चाहे कितना भी डाइवर्सिफाई क्यों ना कर ले, लेकिन एक यूनिट जो होता है ना उसका, वो SBU होता है, वो उसकी कैश काउ होती है, बिकॉज वहां से वो जो पैसा कमाते हैं उसको फिर वो डाइवर्सिफाई करते हैं, दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह आपको सबसे पहले अपना SBU फाइंड आउट करना है कि आपका मेन कर्म क्या है, और फिर बाकी चीजों का आप प्लान करें। प्लानिंग करने में राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब मेरे पास आईपैड नहीं था, यूज टू राइट इन डायरी, टिक मार्क, जो काम हो गया उसे टिक करो। और आज जब मेरे पास आईपैड है तो टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिमाइंडर्स इन योर सेल फोन, आईपैड एंड सो मेनी गैजेट्स दैट यू हैव। सर अब थोड़ी सीए पे आते हैं कि वाई यू चोज सीए, आपने सीए ही फील्ड क्यों चूज करी? मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई सीए नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट मुझे याद है, मैं इसका रेफरेंस देना चाहूंगा 2002 से। 2002 में रिलायंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था रिलायंस इंडिया मोबाइल, और उसका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में।
उस समय मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी और धीरूभाई अंबानी जी भी थे उस समय। ये तीनों एक साथ काम करते थे और एज अ फैमिली ये प्रोडक्ट लाया गया। तो मीडिया इंटरेक्शंस करने के लिए अनिल अंबानी जी काफी फ्रीक्वेंटली आते थे और मैं तो बहुत छोटा था उस समय, मैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता था टेलीविजन पे, न्यूज पे, टीवी पे। सो द वे ही यूज्ड टू टॉक इट इम्प्रेस्ड मी। फिर मैंने अपने पापा से पूछा कि यार ये कौन है, तो उन्होंने कहा था ये बिजनेसमैन है। मैंने कहा यार कितना नॉलेज है इनको, मुझे भी इतना नॉलेज चाहिए, तो इतना नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पापा ने कहा कि आप 12th तक तो पढ़ाई करोगे, 10th तक करोगे, उसके बाद आपको कॉमर्स लेना होगा। सो कॉमर्स लेकर आप ये सारी पढ़ाई कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग देन कॉमर्स में विच इज द गुड डिग्री क्वालिफिकेशन टू परस्यू अहेड। फिर मुझे पता चला चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। तो यार जर्नी ऑफ सीए स्टार्टेड विद द हंगर ऑफ नॉलेज। और जब आप सीए बन गए हैं तो आप एक्सपीरियंस कैसा है आपका कि सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस और हाँ जी। एक्सपीरियंस तो माय डियर फ्रेंड ये तो न्यूमरस टाइम मैं बता चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सीए ने तो पूरी लाइफ चेंज कर दी है। And you're talking about becoming a chartered accountant. Forget about that. The moment you pass CA foundation, you realize that the people around you changes. The perception of people around you changes. लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं। मतलब फॉरगेट अबाउट लोग, यार मम्मी पापा आपको पहले 12th स्टैंडर्ड तक इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस देके देखो पापा को 12th स्टैंडर्ड तक, they'll not bother about your मेरे को advice, मत but सिखा। जैसे ही मेरे को आप मत सिखा। हाँ, यस, आपको फाउंडेशन पास होने के बाद आई रिमेम्बर रिश्तेदार होते थे, उनके घर पे जाते थे, कहते हैं अच्छा चल ये देख मेरा टैली का बैकअप, एक बार इसको देख। आपको यार हर मोमेंट पे फील होता था आपकी एग्जाम है, आप ट्रेन में बसों में सफर कर रहे हो, आपके पास कोई बैठा है, आप उसको कहते हो मैं सीए कर रहा हूँ, तुरंत क्वेश्चन अच्छा टैक्स कैसे बचाते हैं, ये टैक्स को कैसे सेव किया जाता है। सो मुझे ये लगता है ना कि सीए जो डिग्री है ना, ये पैसा रेपुटेशन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज देती है ना, वो है रिस्पेक्ट। मतलब मैं बहुत छोटा था, मैं देखता था यार, आपने भी देखा होगा, हम लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, बाहर वेटिंग एरिया में खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, जैसे ही डॉक्टर आता है ना सब जने खड़े हो जाते हैं। एक अलग ही, और जो खड़े नहीं होते उनकी आंखों में एक अलग रिस्पेक्ट होती है कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। तो मैंने कहा यार मुझे ना ऐसा कुछ नहीं बनना है कि मैं आकर चला जाऊं और लोगों को पता भी नहीं चले आ गया। मतलब जब आप एंट्री करो ना तो फील होना चाहिए कि कोई तो आया है। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना वो चीज है। आज आप देखो जब आप जाते हो, लोगों के सामने से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता है ना, लोग उसको देख के पहचान जाते हैं, उसका अटायर देख के पहचान, अच्छा यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स रियली अमेजिंग। सो सीए हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। अच्छा सर, एक बात बताओ, जो आपने सीपीटी की तैयारी करी थी, सीए इंटर की, सीए फाइनल की, तो आपने कहाँ कहाँ से क्लासेस ली थी, कहाँ कहाँ से आपने कोचिंग ली थी? तो मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा जितना मैं ले सकूं। तो मैंने अपने सीए सीपीटी की तैयारी करी थी अपने होम टाउन अमरावती महाराष्ट्र से। आई स्टडीड फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपने सीए सीपीटी की जर्नी। तो अभी आपने नाम कहा है, तो मेरे आइडल जो है वहाँ पे वो है सीए श्याम राठी सर। सो श्याम राठी सर जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने इंस्पायर किया। मतलब जब मेरे अंदर हंगर जग चुकी थी कि मुझे सीए करना है, तो श्याम सर ने ही मुझे फिर उस हंगर को आगे पूरा कंप्लीट किया। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारे समय इतने सारे, जैसे अभी हम लोग लेते हैं सेमिनार्स वेबिनार्स, ये सब होते नहीं थे, और इंस्टीट्यूट की कोई वेबसाइट वगैरह नहीं थी। तो आपको जाके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाना होता था। सीए सीपीटी अमरावती से करने के बाद आई स्टार्टेड माय इंटरमीडिएट इन अमरावती अलोंग विद आर्टिकलशिप, एंड आई स्टेड इन अमरावती फॉर 8 to 9 months, एंड देन आई टुक ट्रांसफर टू पुणे। पुणे में मैंने ज्वाइन किया जावरेस प्रोफेशनल एकेडमी। सो आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस फैक्ट दैट 14th December 2007 was the first day when I took my first step. I landed my first step in Pune. 17th December 2007 मेरी पहली क्लास लगी थी जावरेज एकेडमी में। सुशील भंडारी सर ने मेरी पहली क्लास ली थी, जिनसे अभी मैं मिलके आया हूँ पुणे में। इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो डाला उनके साथ। और जावरे सर, बस एक नाम सुना था सीए शिवाजी जावरे, और बस उन पे ट्रस्ट करके वो एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी। और बहुत प्राउड है इस चीज का कि 2017 में वो एकेडमी मैंने खरीद ली थी। आई टुक ओवर दैट एकेडमी। और जिस क्लास में मैंने अपनी सीए की जर्नी चालू की थी, मतलब 17 दिसंबर 2007 को जिस क्लास में, पहली क्लास मैंने अटेंड की थी, वो क्लास भी मैंने परचेज कर ली थी। सो आई अटेंडेड माय सीए विद जावरेस। सीए फाइनल की जो जर्नी रही, बड़ी रोलर कोस्टर रही। बहुत सारी क्लासेस मैंने ज्वाइन की सब्जेक्ट वाइज इधर उधर, बट एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज डैम सीरियस विद माय आर्टिकल्स ट्रेनिंग। और
इस तरीके से समझ लो कि यार एक तरीके से हर जगह डोनेशन दे के आया हूँ, 20-20 हज़ार रुपए, 18 हज़ार रुपए एक सब्जेक्ट की फीस होती है सीए फाइनल की। एंड बस वो ज्वाइन किया एंड आई डिड ऑन माई ओन सेल्फ स्टडीज की। कुछ बुक्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, मतलब स्पेशली अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन के अंदर टीएन मनोरंजन सर की बुक मैंने रेफर की थी। देन आई रेफर्ड द बुक ऑफ, मुझे अभी भी याद है 3 बुक्स मैंने रेफर की थी, टीएन मनोरंजन सर, एक बहुत फेमस बुक और है यार टैक्सेशन की, वी से नाम है शायद उसका, कोई एक ऑथर है। 3 बुक्स आई रेफर्ड फॉर टैक्सेशन आई रिमेम्बर। सो सिंघानिया, वीके सिंघानिया, और एक विनोद गुप्ता सर की बुक आती है सीए फाइनल में, ये सब मैंने रेफर की थी। सो आई एम टेलिंग यू, ये बुक्स अपने आप में ऐसी है ना कि आपको क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप वो बुक्स ही पढ़ेंगे ना तो आपको पता अपने चल आप ही जाएगा कि समझ आ यार जाएगा जो भी। अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैंने एफआर की क्लास लगाई थी फाइनल में, बट आई स्टिल रेफर्ड अ स्नो वाइट पब्लिकेशन बुक ऑफ एमपी विजय कुमार सर। वो बुक अगर आप पढ़ोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि यार वो टीचर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहा है। तो मेरे अंदर जो सेल्फ रिलायंस डेवलप हुआ, अपने सारे स्टूडेंट से मैं हमेशा कहता हूँ 3 सक्सेस मंत्रास के बारे में, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस जो डेवलप हुआ, आई थिंक वो ये सेल्फ स्टडी की वजह से डेवलप हुआ है। अगर मैं सीए फाइनल में सारी क्लासेस अटेंड कर लेता था ना, आई वुड हैव एक्चुअली बिकेम डम्ब। बट ये जो स्टडी अप्रोच डेवलप हुआ है, दैट्स बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडीज। सर सेल्फ स्टडी से ही असली पढ़ाई होती है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि क्लासेस में हम सब बस पढ़ते हैं, एक तरह से पैसिव लर्निंग होती है, बट जब हम एक्टिव लर्निंग करते हैं ना, तब दिमाग में जाके चीज़ें बैठती हैं अच्छे से। और सर अभी आपने अपनी आर्टिकलशिप का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा आपने मिड साइज से की थी या फिर बिग फोर की भी एक्सपीरियंस लिया था? यार मेरे आर्टिकलशिप सेलेक्ट करने के ना कुछ क्राइटेरियाज थे, ठीक है। हर एक की जिंदगी के अपने गोल्स होते हैं। तो मुझे उस समय ऑनेस्टली बिग फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि परिवार में कोई दूर दूर तक सीए था नहीं। तो ये कोई बताने वाला था नहीं कि बिग फोर नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ इतना पैसा मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे पता होता था ना बिग फोर के बारे में, तो मैं सबसे पहले बिग फोर के लिए ट्राई करता था, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। आई एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली दैट टाइम। सो फिर जब मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैंने अपने खुद के कुछ पैरामीटर्स बनाए कि मुझे एक ऐसी फर्म में आर्टिकलशिप करना है जहां पे मुझे नॉलेज भरपूर मिले। नॉलेज का मतलब ये है कि आई हर फील्ड की आई वांट नॉलेज। टू टेक केयर ऑफ दोस हाँ क्लाइंट्स जी। आल्सो हु आर वेरी बिग, बट आई आल्सो वांट टू टेक केयर ऑफ दोस क्लाइंट्स जो जिंदगी में पहली बार अकाउंटिंग कर रहे हैं, पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जिसको आप एक टेक्निकली कहते हैं ना, इंटरमीडिएट में एक ग्रुप 1 में चैप्टर है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जब भी कोई क्लाइंट अपनी जिंदगी की पहली अकाउंटिंग करवाता है, तो वो सिंगल एंट्री होती है। आज भी मैं आपको बताता हूँ शुभम, बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको नहीं आता है अकाउंटिंग करना, ऑडिटिंग करना, टैक्सेशन से डील करना। आई थिंक बेसिक तो सबको आना चाहिए। सो आई चोज अ मिड साइज फर्म जिसके पास अच्छा क्लाइंटल हो, अच्छा पोर्टफोलियो हो, और फिर मेरे कुछ और पैरामीटर्स थे एक बॉस को सेलेक्ट करने के। अब वन वन चॉइस वेंट रॉन्ग, बाकी सारी चॉइसेस सही रही। बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर चैनल आई कैन रिवील दिस ट्रुथ दैट ड्यूरिंग माय आर्टिकल्स आई टुक 4 ट्रांसफर्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ट्रांसफर्स मैंने लिए थे। ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि आप एक सीए फर्म को छोड़ के तो दूसरी छोड़ के सीए दूसरी फर्म सी में जा फॉर्म रहे में हैं। ज्वाइन कर। तो कोई सो उसको स्पेसिफिक कहते हैं रीजन था? फॉर्म नंबर 109। फॉर्म नंबर 109 भरना होता है आर्टिकलशिप ट्रांसफर के लिए, फॉर्म नंबर 108 भरना होता है आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। तो 109 एक तरीके से तलाक का फॉर्म होता है, वो भरते हैं तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। मैंने 3 बार वो तलाक के फॉर्म भरे हैं, और फिर चौथी बार 108 भरा है। सर कोई स्पेसिफिक रीजन था? तो सबसे पहली आर्टिकल्स जो मैंने चालू की थी वो अमरावती से चालू की थी। आई आई एक्चुअली लर्न गेन गुड नॉलेज इन अमरावती, बट थोड़ी छोटी सिटी थी, मुझे थोड़ा बेटर एक्सपोजर चाहिए था इन एवरी टर्म्स। हमारे रिलेटिव्स पापा मम्मी को आके कहते थे कि यार अंशुल को बाहर भेज, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, अमरावती में इसका पोटेंशियल अनयूटिलाइज रह जाएगा। तो वो रीजन था। दूसरा जो मैंने फिर मैं अमरावती से पुणे जिस सीए के पास गया था, वहां पे ना बहुत अलग ही स्टोरी हो गई थी, काफी मेंटल ट्रॉमा हो गया था। he was not so much in support of classes, this and that, in even studies for that sake। तो वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा फेज था ना, जिसमें मैं पूरी तरह टूट चुका था, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब मैं शायद या तो सुसाइड कमिट कर लेता था या फिर मैं सीए छोड़ देता था, दो में से एक चीज। वो बॉस ने मुझे इस लेवल तक मेंटल टॉर्चर किया था। तो मैंने एग्जैक्टली 12 महीने उनके यहाँ निकाले, उनसे ट्रांसफर लिया। उनसे ट्रांसफर लेने के बाद मैंने 3 महीने डमी आर्टिकलशिप की।
ये मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैंने 3 महीने डमी आर्टिकलशिप की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डमी रजिस्ट्रेशन लिया। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पिछले 12 महीने में मेरा मेंटल हैरेसमेंट हुआ था, उस मेंटल हैरेसमेंट के बाद जो अंशुल अग्रवाल टूट चुका था ना, उसको रीबिल्ड करने में मुझे 3 महीने लगे। मैं वो 3 महीने लिटरली सिर्फ खुद को रीबिल्ड कर रहा था। और फिर बाद में मैंने जेन्युइनली वापस आर्टिकलशिप चालू की, जहां पे मैं एक नए अवतार में सामने आया। एंड देन आई इवन कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ आईसीआई विकासा। आई वॉन द इलेक्शन। मैंने पुणे ब्रांच ऑफ विकासा को बनाया, उसको बेस्ट विकासा का अवार्ड जितवाया। बहुत सारी चीजें फिर मैंने की। सो एक न्यू वर्जन ऑफ अंशुल अग्रवाल, एक लीडर वर्जन ऑफ अंशुल अग्रवाल फिर वापस डेवलप हो गया है वो 3 महीनों के बाद। सर आपकी जो सीए जर्नी है वो सच में बहुत ही रोलर कोस्टर रही है। सर उस दौरान आप स्टडीज़ भी करते होंगे ऑब्वियसली, तो आप टाइम टेबल कैसे बनाते थे और कैसे आप उसको फॉलो करते थे, और अगर नहीं भी हुआ फॉलो तो कैसे उसको चेंज करते थे, वो थोड़ा एक बार स्टूडेंट्स को गाइड करें थोड़ा। टाइम टेबल में जैसे मैंने कहा यार शुभम, हर बार ना आपकी लाइफ का पॉइंट ऑफ फोकस जो है ना वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है, बट पॉइंट ऑफ फोकस तो एक ही हो सकता है, राइट? एपी सेंटर तो एक ही हो सकता है। तो मेरी आर्टिकलशिप के दौरान ना मेरा एपी सेंटर फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस आर्टिकलशिप था, क्योंकि मैं उसके साथ इंजस्टिस नहीं करना चाहता। मुझे एक चीज पता है कि 3.5 साल की मेरी आर्टिकलशिप थी। इस पीरियड में मेरे को जो सिखा रहा है ना उसका मुझे पैसा मिल रहा है। एक बार मैं सीए बन गया ना तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे हर काम अच्छे से अच्छा सीखना है। हर काम मतलब लिटरली मैं सामने से होके मेरे प्रिंसिपल के पास जाता था और कहता मुझे ये काम दो, मुझे चाहिए। अब पढ़ाई को मैंने सेकंड नंबर पे रखा था, बट एक्चुअली वो सेकंड नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इसको मैनेज कैसे करता था। बीइंग अ मिड साइज फर्म में ना कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, इन सब को लेके बड़ी मारामारी होती है। आप भी अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे आपको पता चलेगा। इफ यू गो टू अ मिड साइज फर्म, बड़ी मारामारी होती है, कंप्यूटर्स वगैरह, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ऐसी फर्म के अंदर ना मैं अपना लैपटॉप लेकर जाता था और अपने लैपटॉप पे ही काम करता था। मतलब आई वॉज प्रोवाइडिंग दिस ईज एंड कंफर्ट नॉट ओनली टू माई बॉस बट ऑल्सो टू द क्लाइंट्स वेयर आई वॉज गोइंग। क्योंकि क्लाइंट्स के यहाँ पे भी लिमिटेड कंप्यूटर्स होते थे, अकाउंटेंट काम करता था, जब वो उठेगा उसके बाद आपको पीसी मिलेगा और तब आप बैठ के काम करोगे। तो मैं ये झमेले से दूर रहता था। मैंने बैंक से लोन लेकर अपना कंप्यूटर ले लिया था, लैपटॉप ले लिया था, और उसके ऊपर मैंने टैली सॉफ्टवेयर भी डलवा लिया था। अब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी, मेरे को किसी की वेट करने की जरूरत नहीं। ऑफिस में काम करना हो या क्लाइंट की प्लेस पे काम करना हो, अपना लैपटॉप खोला और चालू। अब इसके अंदर मेरा एक खुद का स्वार्थ भी था, और वो स्वार्थ ये था कि मेरी जितनी भी पढ़ाई का कंटेंट था ना वो सब मैंने सॉफ्ट कॉपी में लैपटॉप में अपलोड कर रखा था। चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो स्टैंडर्ड्स ऑन अच्छा। ऑडिटिंग हो, हमारे समय उसका नाम था एएएस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, चाहे वो बेयर एक्ट हो। मेरी एक हैबिट थी शुभम, मैं लॉ हमेशा बेयर एक्ट से पढ़ता था। तो आज अगर आप देखोगे, गूगल पे आप जाओगे, आपको कोई भी एक्ट, बेयर एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, राइट? तो मैंने मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर बना रखा था जिसका नाम था नॉलेज सिटी। और वो नॉलेज सिटी के अंदर मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना के रखे थे, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन। जब भी मैं ऑफिस में काम करता था ना तो मैं ये इंश्योर करता था कि मुझे काम फटाफट खत्म करना है, और अल्ट टैब यूज करके मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहता था। जो आप कर सकते हो वो ये है कि जो भी आपको गैप्स मिलते हैं ना बीच में, उन गैप्स को आप कैसे फिल करते हो। अब अंशुल अग्रवाल वर्सेस अदर स्टूडेंट्स, मेरे समय में ये होता था कि जो लोग लैपटॉप्स लेकर नहीं आते थे, जिनके पास क्लाइंट की डिपेंडेंसी होती थी कि क्लाइंट के रिसोर्सेज पे हम डिपेंडेंट है। अब काफी बार क्लाइंट प्लेस पे पहुंचने के बाद क्लाइंट का लैपटॉप, कंप्यूटर 2-2 घंटे तक खाली नहीं मिलता था। तो ये पता है बाकी के बच्चे 2 घंटे जाके टाइम पास करते थे, वॉकिंग करके आते थे, चाय वाय पीने जाते थे, गप्पा गोष्ठी और ये सब। लेकिन मैं वो 2 घंटे ना चुपचाप एक कॉर्नर में कुर्सी पे बैठ के अपना लैपटॉप खोलकर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट, ये चीजें मैं पढ़ा करता था। डेडिकेशन होना चाहिए बस इसी तरीके से। यार मुझे जरूरत दिखती थी, मैंने जोश टॉक में भी यही चीज की, मेरे अंदर डेडिकेशन और मोटिवेशन कहाँ से आता था? क्योंकि मेरे को पता है, देखो मैं अभी 2 घंटे इनके साथ चाय पीने में टाइम वेस्ट कर दूंगा, लेकिन बैक एट माई होम टाउन मेरे पापा जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं पुणे में रह सकूं। तो मेरे अंदर जो मोटिवेशन आता था वो उनको देख के आता था कि यार अगर मैं इतना सा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करके उनको अगर सपोर्ट कर सकूं तो व्हाई नॉट। तो सर आपकी जो सीए जर्नी है उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि ये मिस्टेक्स तो ना ही करो जो मैंने करी थी, कुछ 2-3 जो आपको लगे मेजर मिस्टेक्स जो आपने करी हो।
आई नेवर हैड अ गर्लफ्रेंड यार, मुझे नहीं पता ये मिस्टेक है या क्या है, ये आई थिंक एक रिग्रेट है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है प्रपोजल्स नहीं थे, ऑफर्स तो बहुत सारे थे, बट अच्छा। वो डेडिकेशन इतना स्ट्रांग था ना पढ़ाई को लेकर, तो वो नहीं पता। बट इफ यू कैन मैनेज देन दैट्स समथिंग गुड। बट मुझे एक्चुअली कभी जरूरत महसूस नहीं है, क्योंकि मेरी नानी जी जो थी ना उनसे मैं रेगुलर बात करता रहता था, तो वो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन थी। हाँ, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा कभी कभी फील होता है, बिकॉज आप देखते हो आपके दोस्त होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और आप है अपना थैला खुद ही उठा के खुद ही निकल लिए। तो एक मैंने मिस्टेक की थी, सीए फाइनल के अंदर अटेम्प्ट से 2 ढाई साल पहले एक क्लास खत्म कर ली थी, जो फिर अटेम्प्ट आने तक तो पूरा वॉश आउट हो गया था। तो वो अच्छा। एक नहीं करना चाहिए। उसके बाद में डोंट गो ऑन हर्ड मेंटालिटी। मतलब पुणे में मैं पढ़ता था, वहां पे कल्चर था, पुणे के सीए के कोचिंग को लेकर एक चीज कही जाती है कि वहां पे भेड़ बकरी की चाल चलती है। आई एम श्योर दिल्ली में भी ऐसा ही होता है। हर्ड मेंटालिटी इन इंग्लिश मीन्स, अगर एक बच्चा कहीं जा रहा है ना तो सभी लोग उसको फॉलो करेंगे, जहां पे भीड़ दिखी सब जने वहीं जाएंगे, अच्छा वहां भीड़ दिख रही है मतलब वहां पे अच्छी क्लास हो रही है। तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे दिमाग से ना एक वेवलेंथ निकलती है, रिसीव भी होती है और सेंड भी करते हैं। वो वेवलेंथ जिससे मैच हो जाए ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। सो या मैंने कुछ क्लासेस ऐसी सेलेक्ट की थी जहां मैं अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे एक गलती हो गई थी। आई वंस और ट्वाइस आई मेड अ रॉन्ग चॉइस इन मेकिंग फ्रेंड्स। यू शुड बी वेरी वाइज इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो मेरे अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादे टाइप कुछ एक दो फ्रेंड्स थे, उनके वजह से मैं कुछ 3 4 महीने ऑफ ट्रैक हो गया था। और ऑफ ट्रैक का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हो। ऑफ ट्रैक का मतलब ये कि फिर मैं पैसे ज्यादा खर्चा करने लगा, जरूरत नहीं है वहां पे खर्चा करने लगा, पढ़ाई को साइड में रखकर दूसरी चीजों पे फोकस करने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। सो आई थिंक ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी तो टाइम विल टीच यू। सर, हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करे कोई बच्चा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है आजकल के स्टूडेंट्स में, मेरे साथ भी होती है। कैन आई अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ योर प्रोकास्टिनेशन? सर, कभी कभी मन नहीं करता, या फिर सर जब भी पढ़ने बैठते हैं तब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुश्किल शायद तब इसलिए, या तो मुश्किल चीज़ लगती है इसलिए मैं कभी प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस चीज़ में इसलिए करता हूँ। मेजरली। तो अभी मैं थोड़ा आपके माइंड में एंटर होना चाहता हूँ, ठीक है? सपोज आप आज पढ़ने बैठ रहे हो, आप अभी कह रहे थे आप ग्रुप 2 कर रहे हैं, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आपका माइंड कहाँ जाता है? क्यों आपका माइंड पढ़ने में नहीं आता है? कहाँ जाता है आपका माइंड? व्हाट डू यू थिंक? सर, मेरा माइंड तो यहाँ जाता है कि यार नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है। सर, मेरा माइंड यहाँ जाता है नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, या फिर किसी और के साथ कोलैब करने की सोचता हूँ, या फिर ये सब चलता है मेरे तो ज़्यादातर। चलो, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। प्रोकास्टिनेशन और प्लानिंग एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। अगर आप प्लानिंग कर लोगे ना, तो प्रोकास्टिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे अभी आप कह रहे हो कि पढ़ते समय आपके माइंड में आता है कि वीडियो बना लूं, मैं कौन सा टॉपिक पर बना लूं, किसके साथ कोलैब कर लूं। तो अगर सपोज मैंने उसके लिए प्लान करके रखा है कि मेरा ये वाला समय जो है, ये वाला समय मेरा यूट्यूब के लिए है, ये वाला समय मेरा पढ़ाई का है, तो प्रोकास्टिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा रीजन होता है प्रोकास्टिनेशन का लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो किसी के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। मैं काफी बार डिसाइड करता हूँ मुझे नई बुक लिखनी है, कुछ नया कंटेंट बनाना है, नहीं बैठ पाता। इट रियली टेक्स लॉन्ग। मेरा एक चीज मानना है भाई, अगर प्रोकास्टिनेशन करना है तो दिल खोल के करो। सिंपल बता रहा हूं मैं, जो मन करे ना वो मन करो। अगर अभी मेरा मन नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा दिल नहीं लग रहा है, तो मैं उसको बंद कर दूंगा और मैं वो करूंगा जिसमें मेरा दिल लगेगा। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे इस चीज के साथ बैठूंगा ना, मैं हाफ हार्टेडली बैठूंगा। And when you are doing something creative, something productive, you cannot afford any kind of distraction. That's very important. That's very important. So if I feel like sleeping now, bro, go and sleep. If I feel like listening music, go and listen to music. और तब तक सोते रहो जब तक घर वालों को महसूस ना हो कि ये एक लाश बन गया, 4 आदमी उठाने नहीं आ गए ना, जब तक सोते रहो। म्यूजिक सुनने का मन है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट अचीव कर लो। तुम्हारा मन है कि मैं वेब सीरीज देखूं, मर जाओ, इतनी वेब सीरीज देखो, खत्म कर दो। किसी पॉइंट पे तो कुछ खत्म होगा, आप समझ रहे हो? किसी पॉइंट पे कुछ खत्म होगा। मज़ा आना बंद हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। यस यस। और फिर आपको फील होगा कि नहीं यार वो बेटर है।
तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। कोई भी काम हाफ हार्टेडली मत करो, कोई भी रिलेशन हाफ हार्टेडली मत, नहीं तो आप सिर्फ उसको ढो रहे हो। आप जो भी करो होल हार्टेडली करो, लेकिन उसके लिए प्लान करके रखो। और अगर आपके पास प्लानिंग में बफर है तो आप प्रोकास्टिनेशन अफोर्ड कर सकते हो। जैसे अभी मुझे आपसे मिलना था, आपके साथ ये टाइम देना था, तो इसमें मैं प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत सिंपल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय सिचुएशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आई एम इन फीवर राइट नाउ, बट आपको मेरे चेहरे से, मेरी आवाज से फील नहीं होगा, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे थोड़ी बार बार मौका मिलेगा दी शुभम गुप्ता के चैनल पे आने का। सो ये मेरे लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसको क्यों प्रोकास्टिनेट करूं? आप समझ रहे हो? सो दैट्स हाउ इट इज। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि अगर सीए इंटर के बाद या फिर आर्टिकलशिप के दौरान हमारा किसी इंटरेस्ट किसी डिफरेंट फील्ड में आ गया है तो फिर क्या करना चाहिए हमको? क्या सीए छोड़ देनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? यार मेरे हिसाब से ना, ये डिसीजन ना आपको सीए लेने से पहले ही कर लेना चाहिए। सिंपल है, मुझे सीए करना है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा डिसीजन है, ठीक है। मैं इसको सोच समझ के करता हूँ। अब जब मैं सीए करूंगा तो बहुत सारे डाइवर्जन्स और डिस्ट्रैक्शंस बीच में आएंगे, और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप किस क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपोजर कैसा है, फ्रेंड सर्कल, पीपल अराउंड यू। तो मेरे हिसाब से छोड़ना इज नॉट अ गुड चॉइस, बिकॉज आपको ये समझना है कि यू केम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैट अदर थिंग बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। So, and based on the basis of my experience, I'm telling you, CA is CA should be the core. अगर आप सोच रहे हो कि आपको सीए करना है, तो पहले सोच लो करना है या नहीं करना है, बट एक बार अगर सोच लिया ना कि मुझे सीए करना है, तो फिर उसे कंप्लीट करना है। अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको, जैसे आपने इतना कुछ अभी अचीव कर लिया है, तो आपको अब क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? वो क्या कोई मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है आपकी लाइफ में? आई थिंक ये आपको लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव किया या मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने कुछ भी अचीव किया नहीं है। तो कहते हैं ना, हासिल तो अभी अभी तो नापी सिर्फ जमीन है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरे तो भाई वाह। बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, और जब अचीव हो जाएगा एक एक करके बता दूंगा। बट जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं, वो आपको अचीव करना है। तो आपको ये फील होता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा को वो कंफर्ट देना है जो कंफर्ट मैंने कभी सपना देखा था। मुझे ये देखना है कि भाई एक कोई डिप्राइव बच्चा है जो कुछ पढ़ भी नहीं सकता है, आज वो सीए कर रहा है, आज वो सीए करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है। ये कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। पर्सनल गोल, पर्सनल एम्बिशंस तो बहुत सारे हैं, और मैंने जैसा कहा अभी तो नापी सिर्फ जमीन है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मुझे ये फील होता नहीं है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, थैंक्स टू यू अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। बट अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत कुछ बाकी है। सर एक सवाल है जो कि पर्सनल है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर सीए स्टूडेंट अल्टीमेटली पैसों के लिए ही सीए करना चाहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कितनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है अभी? आपकी कितनी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है अभी इसी वक्त, अगर आप कंफर्टेबल हो तो? मैं इसमें सोर्सेज ऑफ इनकम डिफाइन करने की जगह इस आंसर को थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करता हूँ। यू मस्ट हैव अ मल्टीपल पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड यू मस्ट हैव दैट मच पैसिव इनकम कि आप अगर आज सब कुछ बंद करके बैठ जाओ, तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को और अपने प्रेजेंट एक्सपेंस को मेंटेन कर सको। तो आई थिंक वो पॉइंट मैंने अचीव कर लिया है। बहुत अच्छा। पहले सपना देखा करता था इस चीज का कि मतलब डर भी लगता था कि यार किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली का कैसे होगा, या किसी दिन मेरी आवाज चली गई तो कैसा होगा। बट अब वो चीज का डर भी है, बट बहुत कम है, क्योंकि अब पता है कि हाँ उतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, उतने सोर्सेज बना रखे हैं कि कभी किसी दिन अगर कुछ ऐसा अनफोर्सीन हुआ, सो वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हमारे लाइफस्टाइल को ड्रॉप नहीं करेगा। विद दिस लाइफस्टाइल वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, और सर एक मेरे चैनल का सबसे पॉपुलर सवाल है, सबसे स्पेशल सवाल है कि ऐसा कोई सीक्रेट आपने जो कि पब्लिकली शेयर ना करा हो, मतलब सिर्फ आपने अपने फैमिली में या फिर किसी क्लोज फ्रेंड्स में ही हो, बट पब्लिकली आपने ऐसा कुछ बताया ना हो कि यार ये चीज़ एक कोई सीक्रेट। यार फिर वो सीक्रेट रहेगा कैसे, मतलब अगर मैं भी शेयर कर दूंगा तो छोटे वाला सीक्रेट तो यार हम लोग ये है कि आर्टिकलशिप के समय ना हम लोग काफी आर्टिकलशिप का फायदा उठा लेते थे। जैसे कि ऑफिस की स्टेशनरी परचेस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कुछ आर्टिकल्स बीच में हमारे पर्सनल ऑर्डर्स उसमें ऐड कर देते थे।
तो पता नहीं चलता था बॉसेस को कि हाँ चलो, वो कहते हैं ना, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो तो किसको पता क्या चल पता रहा है। फिर चलेगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद में कभी ऐसा होता था ऑफिस का कुछ जेरोक्स में जा रहा है और मुझे किसी दोस्त का रजिस्टर जेरोक्स करवाना है, तो मैं वो पूरे बस। बंडल के बीच में डाल देता था तो वो निकल जाता था। अच्छा। ये बहुत सारी छोटी मोटी चोरियां की है। सो दैट इज वन ऑफ द सीक्रेट आई कैन शेयर। सर जब मैंने सब्सक्राइबर्स को कहा था कि मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ तो उनका ना कमेंट्स में ये सिर्फ आ रहा था कि ताश ताश लिख के आता। सर ये ताश क्या होता है, TAAS, ये क्या चीज़ है सर? तो ये उन्होंने एक एब्रीविएशन दिया है मुझे, दी अंशुल अग्रवाल सर, TAAS। हाँ। मैंने गेस कर लिया था बट फिर भी आपसे पूछना चाहता था कि ये क्या चीज़ है। नो, इट इज द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे वो ये नाम से बुलाते हैं। तो सर ये एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिर्फ सर हम सबको पता है कि आपको सिंगिंग का शौक है, तो सर सिर्फ 2 लाइनें अगर हो सकती हो तो सर अभी प्लीज सर 2 लाइनें किसी भी गाने की। आई रिमेम्बर मैंने 2020 में अन अकेडमी ज्वाइन किया था और मेरी एक स्पेशल सीरीज चालू हुई थी 14 जून 2020, संडे था उस दिन। उसका नाम था इवनिंग टी विद अंशुल। अब तो वो सीरीज कंटिन्यू नहीं हो रही है बट आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट दैट सीरीज। उस सीरीज के अंदर मैं अपनी लाइफ स्टोरी बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा था। मेरी वो सीरीज 4 बजे प्लान थी, ठीक है, और 2 बजे मैं खाना खा रहा था और न्यूज पे देखा मैंने कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, एंड आई एम अ डाई हार्ट सुशांत सिंह राजपूत फैन। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैंने वो जब न्यूज देखी, आई वाज डीपली शैटर्ड, आई वाज क्राइंग। एंड 4 बजे मेरा पहला सेशन था। तो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी का एक सॉन्ग है, वो मैं आप 2 लाइंस आप लोगों के लिए गाता हूँ। खैरियत पूछो कभी ना कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये मैं सेगमेंट जो है वो मैं वीडियो में पहले चलाऊंगा ताकि हाइप बने। ओह माय गुडनेस। तो सर थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पे आने के लिए। सर आपने सर मेरी दिन बना दी आज। कैसा लगा सर आपको आज? बहुत अच्छा लगा मुझे। इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग टू यू। एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए भेजा है, ऑन योर वे, परसों आपको मिल जाएगा। एंड गिफ्ट इसलिए नहीं है कि मैं आपको ब्राइब कर रहा हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू किया है। गिफ्ट सिर्फ एक मोटिवेशन है। और मैं ऊपर वाले, जैसे आपने मुझसे पूछा ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी को प्रोत्साहन दे सकूं तो क्यों ना दूं। तो सौम्य खन्ना मेरा एक स्टूडेंट है, नई दिल्ली से है, यूट्यूबर है, उसको मैंने सपोर्ट किया है। देव शाह मुंबई से है, यूट्यूबर है, उसको मैंने सपोर्ट किया है। आपने नाम लिया यश का, है ना, वो मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने सपोर्ट किया है। आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो बट आज आपके अंदर मुझे वो प्रोस्पेक्टिव यूट्यूबर दिखा है, तो मुझे लगा मुझे आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। एक छोटा सा गिफ्ट मैंने आपके लिए भेजा है, तो बस यही एक मेरे तरफ से एक्नॉलेजमेंट रहेगी आपके लिए। ऑल द बेस्ट, कीप द ग्रेट वर्क थैंक यू गोइंग। सो मच। डोंट फॉरगेट कि आपको पहले सीए बनना है फिर यूट्यूबर बनना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen.